हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। हम लोग नंबर्स पढ़ रहे थे और नंबर्स में हम लोगों ने कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, कैसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना, कैसे सम ऑफ फैक्टर्स निकालना, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। इज दैट क्लियर? चलिए, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन से आपकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ इस सेशन की। सपोज करिए एक नंबर है 720 और इसके फैक्टर्स का हमको सम निकालना है। अब यदि इसके फैक्टर्स का हमको सम निकालना है तो पहले इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा बनेगा 360, अगेन 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा बनेगा 180, फिर 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा बनेगा 90, फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा बनेगा 45, फिर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा बनेगा 15, फिर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा मेरा 5, अगेन 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा बनेगा 1। इज दैट क्लियर? तो ये 1, 2, 3 एंड 4, तो ये मेरा बना 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितना आ रहे हैं 2, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए, अब ये आपका नंबर हो गया और हमको इसके फैक्टर्स का सम करना है। इज दैट क्लियर? तो मैंने सिखाया था कि आप ऐसा लिखो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, देन 2 पावर 3, देन 2 पावर 4, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, फिर ये आएगा मेरा 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरह से बता रहा हूँ। 2 पावर एनीथिंग पावर 0 1 होता है ना, तो ये 2 पावर 0 मैंने 1 लिख दिया, देन 2, देन ये 4 हो गया, देन ये 8 हो गया, देन ये मेरा 16 हो गया, ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, और ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। इज दैट क्लियर? आपने जीपी सीरीज का नाम सुना होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके सम का एक फार्मूला होता है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। इज दैट क्लियर? ये सम का फार्मूला है जीपी सीरीज के। यदि मैं उस फार्मूले से इसका सम करूं, यदि एक्चुअल सम नहीं करके, क्योंकि ये तो बाय द वे यहाँ 4 है, कभी बड़ा पावर हुआ तो इसे कब तक आप लिख के ऐड करोगे, एक फार्मूला बना लेते हैं अपन। तो ये मेरा बनेगा, एक ही जगह तो 1 रहेगा तो उसका लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। आर यानी कॉमन रेशियो यहाँ मेरा 2 है, तो ये मेरा बनेगा 2 की पावर n कितना है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 की पावर 5 -1 डिवाइडेड बाय ये मेरा 2 -1। इज दैट क्लियर? r यानी 2 है। इसी तरह से ये वाली सीरीज का मैं सम करूंगा तो यहाँ फिर फर्स्ट टर्म 1 है, तो कॉमन रेशियो 3 पावर 3 -1 डिवाइडेड बाय 3 -1 इंटू 5 पावर, यहाँ कितना है 1, 2, 3 टर्म है, तो 5 पावर 3 -1 डिवाइडेड बाय 5 -1। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा इसका। तो आंसर निकालना इज नॉट ए प्रॉब्लम, वो तो आ जाएगा, है ना। तभी एक फार्मूला ही क्यों ना बना लें अपन कि सपोज आपको कोई नंबर इस टाइप का है, n इक्वल टू a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q इंटू c टू द पावर r। तो जो सम है फैक्टर्स का, सम ऑफ फैक्टर्स मेरा बनेगा a की पावर p प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय a -1 इंटू b की पावर q प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाय b -1 इंटू सी की पावर r प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाय c -1। यहाँ मैंने प्लस 1 क्यों करा ये भी समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टर्म थे मेरे, यहाँ पर मेरी पावर थी 4 तो मेरा यहाँ पर आया 5, यहाँ पावर थी मेरी 2 तो मेरा यहाँ पर आया 3, एक ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर ऐसा करके इस चीज़ को डायरेक्टली ऐसे अप्लाई करके हम आंसर ला सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हो जाता है हमारा 2 पावर 5। सॉल्व भी करके देख लेते हैं। 2 पावर 5 32 -1, ये मेरा 31 बना, अपॉन में तो 1 है, नो इश्यूज। 3 का क्यूब होता है 27 -1, तो ये मेरा 26/2 बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 का क्यूब 125 -1 124, और ये 5 -1 कितना आ गया, ये 4, ये 4 से कैंसिल होगा तो 4 3 जा 4 1 जा, ये मेरा 31 आ गया। ये मेरा 2 से कैंसिल होगा तो ये मेरा 13 आ जाएगा। अब ये भी 31 है, ये भी 31 है, 31 का स्क्वायर कितना होता है 961। देखो, आपको चीज़ें पता हो तो चीज़ें कितनी आसान हो जाती है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो ये मेरा बनेगा 13 1 जा 13, कैरी ओवर 1, 13 6 जा 78 प्लस 1 79, कैरी ओवर 7, 13 9 जा 117 प्लस 7 124। सो दैट इज माय आंसर। तो इस तरह से अपन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? बड़े बड़े एग्जाम चाहे कैट हो या जैट हो, उसमें कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे बोलते हैं सर हम
बहुत पढ़ के गए, सब थ्योरी वगैरह सब कुछ पढ़ के गए, पर पता नहीं वहाँ क्या पूछ लेते हैं और वहाँ कुछ भी काम नहीं आया थ्योरी। तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें कोई थ्योरी की ज़रूरत नहीं लगेगी, सिंपल 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 कॉमन सेंस लगेगा और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ नंबर्स ओनली, नंबर्स का ही क्वेश्चन है ना। तो पहले क्वेश्चन समझने का ट्राई करो। दो बंदे हैं और उसमें से एक है बंदा सर्वेयर, जो सर्वे करने जाते हैं डोर टू डोर, दे आर आस्किंग क्वेश्चन। और जो दूसरा बंदा है वो है मैथमेटिशियन। राइट, सर्वेयर के लिए मैं सिंबल दे देता हूं एस, मैथमेटिशियन के लिए मैं सिंबल दे देता हूं एम। नाउ व्हाट हैपन्स, जो सर्वेयर है उसने क्वेश्चन करा मैथमेटिशियन को, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव। राइट, मैथमेटिशियन का आंसर है 3। ये मैथमेटिशियन ने आंसर दिया 3, आई हैव 3 चिल्ड्रन। फिर सर्वेयर का दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज देयर एजेस, व्हाट आर देयर एजेस, उनकी एज क्या है। फिर मैथमेटिशियन का आंसर, द सम ऑफ एज, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ एजेस इज 72। जो 3 बच्चे हैं उनकी एज का प्रोडक्ट है 72। इज दैट क्लियर। नाउ फिर सर्वेयर ने क्वेश्चन किया, दिस इज नॉट इनफ, इससे आंसर नहीं मिलने वाला, टेल सम मोर, कुछ और बताओ। फिर मैथमेटिशियन ने आंसर दिया, द सम ऑफ एजेस इज माई हाउस नंबर रिटर्न आउटसाइड। यू कैन सी, मतलब जो सम ऑफ एजेस है मेरे बच्चों की एज का सम, वो मेरा हाउस नंबर है जो बाहर लिखा है, आप देख सकते हैं। देन सर्वेयर, टेल सम मोर, और बताओ। अभी भी आंसर नहीं मिला उसको। देन द मैथमेटिशियन बोलता है, माई यंगर चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ। तो सर्वेयर बोलता है, ओके आई गॉट इट, मुझे आंसर मिल गया। इज दैट क्लियर। अब यहां पर 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हाउस नंबर, उस बंदे का हाउस नंबर क्या है। एंड माय सेकंड क्वेश्चन, एजेस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की एज क्या है। दिस इज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ नहीं लगने वाला जो आपने पढ़ा, नंबर ऑफ फैक्टर, ये वो, सम ऑफ फैक्टर्स, ये डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं लगना है। कॉमन सेंस लगा करके क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द आंसर। अब इसको कैसे हम समझेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले मैथमेटिशियन ने ये बताया था कि बच्चों की एज का प्रोडक्ट है 72। इज दैट क्लियर। अब 72 3 बच्चों की एज का प्रोडक्ट कैसे कैसे आ सकता है, ये मैं आपको थोड़े से एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, 9 8 जा 72 1 जा 72, तो ये 3 बच्चों की एज ये पॉसिबल है, ये भी 72 आ रहा है। इज दैट क्लियर। और देखता हूँ मैं कि 72 कैसे आ सकता है। 9 4 2, ये भी मुझे 72 ही देगा। यस नो। देन नेक्स्ट 8 3 3, ये भी मुझे 72 देगा। 72 1 1, ये भी मुझे 72 देगा। और केसेस मैं आपको बताता हूँ, 6 6 2, ये भी मुझे 72 देगा। और कोई केस, और कोई केस बताएं। एक बंदे की एज 36 ले लो, एक की 2 ले लो, एक की 1 ले लो, ये भी मुझे 72 देगा।
तो सर्वेयर ने ये सारे केसेस जब लिख के देखे होंगे तो उसे समझ ही नहीं आया कि इनमें से कौन सा हो सकता है, ये तो कोई इनफ इंफॉर्मेशन नहीं हुई। तब उसने बोला था कि कुछ और बताओ, और तब उसके बाद उस बंदे ने क्या बताया था कि जो सम है बच्चों की एज का वो हाउस नंबर बाहर लिखा है, तुम ही देख लो। अब हाउस नंबर बंदे ने बोला भी नहीं, बस इतना ही बोला, तुम देख लो बाहर लिखा है, ठीक है। अब हम ये पता करने का ट्राई करते हैं कि वो हाउस नंबर क्या हो सकता है सामने वाले का। तो अपन एक काम करते हैं, इनका सम भी कर लिख के देख लेते हैं कितना सम आ रहा है। यहाँ पर 18 आ रहा है, यहाँ पर 15 आ रहा है, यहाँ पर 14 आ रहा है, ये 74 आ रहा है, ये 14 आ रहा है, ये 39 आ रहा है। ऐसे और भी कई उसने देखे कि आंसर मेरे सारे अलग अलग आ रहे हैं। बस एक जगह ऐसा हो रहा है कि ये 14 यहाँ भी आ रहा है, 14 यहाँ भी आ रहा है। इज दैट क्लियर? अब हम ये सोचते हैं कि वो हाउस नंबर क्या रहा होगा। यदि हाउस नंबर 18 होता तो उसे और कुछ पूछना ही नहीं पड़ता, उसको बच्चों की एज पता चल जाती, क्योंकि 18 एक ही जगह आ रहा है। यदि हाउस नंबर 15 होता, मतलब 18 तो नहीं है पक्के से, 15 होता तो भी उसे पता चल जाता, क्योंकि 15 एक ही जगह आ रहा है, बच्चों की एज कितनी है। 74 होता तो भी पता चल जाता। इसका मतलब हाउस नंबर पक्के से यही नंबर है जो कंफ्यूज कर रहा है, 14। तो एक आंसर मिल गया हमको, हाउस नंबर इज 14। तभी तो उसको और पूछना पड़ा, अदरवाइज नहीं पूछना पड़ता। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट रिप्लाई सामने वाले ने क्या दिया कि मेरा जो यंगर चाइल्ड है वो ही स्लीपिंग, वो सो रहा है। अब ये 14 में दो केस बन रहे हैं मेरे, 8, 3, 3, और दूसरा केस बन रहा है मेरा 6, 6, 2। तो यंगर चाइल्ड इस केस में नहीं आ रहा है, यहाँ तो दो यंगर चाइल्ड है ना, क्योंकि ये ट्विन्स है दोनों, यहाँ पे बड़े वाले दो ट्विन्स है। तो दिस इज द यंगर चाइल्ड विच इज स्लीपिंग एंड ही गॉट द आंसर दिस वे। तो ये मेरे बच्चों की एज फाइंड हो गई, 6, 6, 2। सो द क्वेश्चन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी लॉजिकल। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि बाय विच नंबर वी शुड मल्टीप्लाई (180) to get perfect square number, दिस इज नथिंग न्यू। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आपने कहीं तो भी स्कूल में पढ़ा होगा, सीखा होगा। इज दैट क्लियर? तो ये 180 के पहले प्राइम फैक्टर्स करिए, 2 से डिवाइड करेंगे 90, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 45, देन 3 से डिवाइड करेंगे 15, देन 3 से डिवाइड करेंगे 5, देन 5 से डिवाइड करेंगे 1। इज दैट क्लियर? कोई भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ये जैसे एक पेयर बन गया, ये दूसरा मेरा पेयर बन गया, ये पेयर कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे 5 एक ही आ रहा है, जबकि 2 5 चाहिए, तो यानी कि मेरे को अपना पेयर बनाने के लिए एक 5 की और ज़रूरत है, तो आंसर मेरा 5 हो गया। एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आई होप दैट इज़ क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। या तो एक 5 और ले लो, या एक 5 जो है वो भी हटा दो। कभी ये पूछा हो कि किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप इस 5 को भी हटा दो, यानी 5 से डिवाइड कर लो तो हट जाएगा। आप चाहें तो सोच के भी देख सकते हैं, 180 है, मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 900 बन जाएगा, और 180 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 36 बन जाएगा। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन और देखिएगा। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां पे मैं कुछ नंबर आपको दे रहा हूं, जिसमें से ये बताना आपको कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है।
My first number is 23573. My first number is 23573. My second number is 87320. 87320. And my third number is 23864. 23864. And my last option is none. इनमें से कोई भी नहीं. Is that clear? चलिए, इनको देख के क्या बोलते हो आप? कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? मेरा जो पहला नंबर है 23573, ये तो पक्के से नहीं हो सकता क्योंकि इसका एंड में 3 आ रहा है, और ये मैं बता चुका हूँ कि जिसके एंड में 2 आए, 3 आए, 7 आए और 8 आए, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता. सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता. मैं रीजन बताता हूँ. जिसके एंड में सिंगल जीरो आए वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. परफेक्ट स्क्वायर के एंड में या तो 2 जीरो आएंगे या 4 जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे, ऐसा. अब बचे मेरे पास 2 ऑप्शन, है ना? क्या लगता है आपको, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना? आपको लग रहा होगा ये है क्योंकि यहाँ पर 64 आ रहा है. इज दैट क्लियर? ऐसा हमारा दिल बोल रहा है ना? मेरे को नहीं पता दिमाग क्या बोलेगा, बट ये तो पक्का है कि दिल के आंसर हर बार सही नहीं होते. और ऐसा सही होता कि किसी के लास्ट में 64 होने से परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, तो फिर 164 नहीं होता क्या परफेक्ट स्क्वायर? क्या 264 नहीं होता क्या? है ना? तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ. हमें चेक तो करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. 2, 3, 8, 6, 4. इज दैट क्लियर? तो एक मेथड तो वो है कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके वो पेयर बना करके देखो, जहाँ पर कम पड़े तो पता चल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. और एक मेथड और है जिसमें मैं रूट निकाल के देखूंगा इसका एग्जैक्ट क्या इसका रूट आ रहा है, कुछ बच रहा है क्या. तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस, कैसे रूट निकालना. इसका मेथड आपने सीखा होगा, दोबारा फिर से देख लो इसको. यस प्लीज. इधर से 2 की पेयरिंग करेंगे. एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये आपका सिंगल नंबर है. इस तरफ से ही पेयरिंग करेंगे. नाउ अब इसका रूट निकालने के लिए 1 ऐसा नंबर सोचो जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पे या तो 2 आ जाए या उससे कम आ जाए, तो 1 ही होगा. और क्या 1 1 जा 1 होता है, तो ये 3 जगह लिखने का. 1 1 1 1 1 जा मेरा 1 हो गया. इधर ऐड करने का, इधर सब्ट्रैक्ट करने का, माइनस करेंगे तो ये आ गया 1. इज दैट क्लियर? अब ऊपर से पूरा पेयर नीचे उतर के आएगा ये 38, तो ये हो गया मेरा 138. इज दैट क्लियर? अब आप ऐसा सोचो, ये 2 लिखा है ना, 2 के साथ 1 लिख के 1 से इंटू करो, कितना आया 21. ये इससे जस्ट छोटा लाना है अपने को. 2 के साथ एक बार 2 लिख के फिर 2 से इंटू करो, कितना आया 44. 2 के साथ 3 लिख के फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 फिर 3 से, तो कितना आया 69. 2 4 को 4 से करो तो कितना आया 96. 2 5 को 5 से करो तो 125. और 2 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 156. ज़्यादा आ गया. बस तो आपको क्या लेना चाहिए, 5 लेना चाहिए. तो ये मेरा 5, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे. इज दैट क्लियर? ये तरीका होता है काम करने का. तो ये 25 5 जा मेरा बना 125, वो मेरा यहाँ लिखूंगा मैं. इधर मेरे को ऐड करना है, इधर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये मेरा हो गया 30 और ये मेरा 3 और 1. इज दैट क्लियर? फिर मेरे को पेयर नीचे उतारने का है, तो दैट इज 1 3 6 4. अब ये 30 है तो यहाँ पर फिर कुछ सोचना है ना, वैसा ही. तो 30 यहाँ 1 लिख के 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो बहुत छोटा आ रहा है इससे. तो 302 लिख के 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 600 के आसपास आ रहा है. 303 लिख के 3 से करूँ तो 900 के आसपास आ रहा है. 304 लिख के 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 1216. बस तो यही लेना पड़ेगा. 5 में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 यहाँ 4 यहाँ 4, 3 जगह लिखना बताया था. इधर ऐड करो 308, इधर 304. 4 जा कितना आया था 1216. इज दैट क्लियर? सब्ट्रैक्ट करके देख लो तो यहाँ क्या बनेगा 8, यहाँ क्या बनेगा 4 और यहाँ आ रहा मेरा 1.
इज दैट क्लियर? तो क्या बचा? 148. इज दैट क्लियर? यदि ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पर कुछ नहीं बचता, और इफ समथिंग इज रिमाइंडर या बच रहा है कुछ, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आंसर क्या हो गया मेरा? नन. इज दैट क्लियर? यहाँ पे एक चीज़ और सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, और वो ये है कि यदि क्वेश्चन में ये पूछा हो कि इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो द आंसर इज दिस. जो बच रहा है 148, ये कम कर दो, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा. जो बच रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर दो. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. और ये सब्ट्रैक्ट वाली बात आप वहाँ नहीं कर सकते. जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता करते हैं तो वहाँ पता तो चल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, पर यदि ये पूछा हो कि उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो उसके लिए तो आपको यही वाला मेथड लगाना होगा. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी added in 600 to get perfect square? सिक्स 600 में क्या ऐड करें कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये मेरा क्वेश्चन है. अब आप बोलोगे सर ये 2 जीरो एंड में तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा. नहीं, मैंने ये थोड़ी नहीं बोला था. मैंने ये बोला था कि किसी के एंड में 2 जीरो है, 2 जीरो नहीं है, सिंगल जीरो है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. इसका ये मतलब नहीं है कि 2 जीरो यदि एंड में है तो वो पक्के से परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं है. इज दैट क्लियर? हाँ, लेकिन एंड में जीरो है और यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो जीरो या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे, ऐसा मैं कह रहा था. इज दैट क्लियर? चलिए, जैसे 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसमें 2 जीरो है. 10,000 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसमें भी एंड में 2 जीरो है. 6400 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके एंड में 2 जीरो है. तो लास्ट में 2 जीरो हैं तो पक्का नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कोई है और एंड में जीरो है तो पक्के से 2 होंगे, 4 होंगे, ऐसा. इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसको भी समझ लो कैसे करना. ये 600, फिर इसका रूट निकालने का ट्राई करते हैं. 2 के पेयर बनाने का बोला था. ऐसे क्या ले लें यहाँ पर? 2 2 जा 4, 3 3 जा तो ज़्यादा हो जाएगा. ये 3 जगह 2 लिखने का, 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिखना है का, यहाँ प्लस करना है तो यहाँ 4, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आ जाएगा? 2. ऊपर से 2 पेयर उतारना तो दोनों जीरो उतर जाएंगे. अब मैं क्या लेऊँ यहाँ पर? क्या ले 42 2 जा 84, ये तो कम है. 3 जा, ये भी कम है ऐसा लग रहा है. 44 4 जा 176, 5 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना. तो जब आपसे ये पूछा हो कि व्हाट शुड बी एडेड, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड में तो जैसा करते हैं वैसा करके लास्ट में जो आए वो आंसर. बट यदि उल्टा पूछा हो कि व्हाट शुड बी एडेड, तो जानबूझ करके यहाँ पर ऐसा नंबर लेना जो जिससे ऐसा करने पे ये इससे ज़्यादा आ जाए, कम नहीं ज़्यादा आ जाए. तो 44 4 जा 176 है, लेकिन मैं 45 5 जा लेके देख रहा हूँ, दैट इज 225. अब सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आया? -25. यहाँ आ गया मेरा 50. इज दैट क्लियर? तो जब यहाँ प्लस में आंसर अपन लाते हैं तो क्या बोलते हैं? उतना नंबर सब्ट्रैक्ट करो. या माइनस में आ रहा है मतलब इतना कम पड़ गया 25, यानी इसमें 25 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा. सच में आ जाएगा क्या? देखते ना करके. अरे वाह, सही में आ गया 625. ये तो स्क्वायर होता ही है ना 25 का, 25 का. इज दैट क्लियर? चलिए, तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हैं. एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन को लेने के बाद मैं इसका एंडिंग कर रहा हूँ सेशन का. Which statement is not true?
मैं आपको 4 स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। मेरा पहला स्टेटमेंट है x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सेकंड स्टेटमेंट है मेरा all 2-digit prime numbers are of type 6k plus minus 1। थर्ड मेरा स्टेटमेंट है 2 4 3 8 1 1 2 3 4 5 6 7 zeros then 1 is prime। डी आ जाएगा मेरा नन। अब आपको लगेगा कि ये सब क्या क्या है, ये ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया है कि इसको देख के लगता नहीं कि ये क्वेश्चन नंबर्स का है। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन सही में नंबर्स का ही लग रहा था, राइट। एनीवे एक एक करके अपन ऑप्शन चेक करते जाते हैं। अब ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये कहता है कि x पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो मैं क्या करूँ, डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा। x पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1 और इसको मेरे को डिवाइड करना है एक्सक्यूज मी, यस, इसको किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो यदि मैं यहाँ पर एक्स क्यूब ले लेता हूँ तो एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स पावर 5, देन ये मेरा बनेगा एक्स पावर 4, देन यहाँ बनेगा मेरा एक्स क्यूब। तो ये इस तरह का डिवीजन आता तो है ना आपको, और नहीं भी आता हो तो इस वक्त मैं क्या करूँगा आपके लिए, है ना। यू शुड नो दिस थिंग। ये तो स्कूल में बच्चों को सिखाई देते हैं इतना, है ना। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तब से स्टार्ट हो जाता है जब आप अपने पेरेंट्स की हाथ पकड़ के स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, राइट। KG 1 से लगा करके पता नहीं कहाँ तक, और कितना मैथ्स होता है। और होता ही है कि जब भी आपने मैथ्स किसी क्लास में नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली यहाँ आकर के आपको लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हाँ वहाँ हमने अच्छा पढ़ लिया होता, ये हमने मिस कर दिया, ये नहीं छोड़, ये अच्छे से किया है। तो ये सब्जेक्ट ऐसे क्यूमुलेट होता चला जाता है ना। कई सब्जेक्ट इतने क्यूमुलेट नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स तो यूजुअली वो स्टार्ट ही 11th क्लास से होता है, उसका कोई उसके पहले का इतना मैटर कुछ है नहीं। बट दिस इज़ द सब्जेक्ट जिसको आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये जो आपका बन रहा है, अब क्या बचा है यहाँ पर, माइनस का एक्स क्यूब बचा प्लस 1 बचा। अब यहाँ पर ऐसा नंबर सोचो जिसको मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा आ जाए, तो कैन आई से माइनस एक्स होगा वो नंबर। अब माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर से करूँगा तो ये मेरा बनेगा माइनस एक्स क्यूब, देन माइनस एक्स का प्लस एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स बना, है ना। तो ये मेरा प्लस हो गया, ये मेरा प्लस हो गया, ये मेरा प्लस हो गया, साइन चेंज होने से ये मेरा कैंसिल हो गया। तब क्या क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। एग्जैक्टली ये वही आ गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको देख के हल्की सी स्माइल आना तो बनती है ना, हो ही जाता है कि हाँ ठीक है अब तो हो गया एंड इसका। ये 1 ले लेते हैं तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये मेरा माइनस करूँगा मैं तो ये मेरा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये सब कुछ कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिविजिबल है, सही है ना ये। जबकि उन्होंने क्या बोला, नॉट ट्रू, कौन सा गलत है ये बताना है। तो ये तो आंसर मेरा हो नहीं सकता, ये तो ट्रू है। मेरा जो सेकंड ऑप्शन है उसमें लिखा है कि ऑल 2 डिजिट प्राइम नंबर्स आर ऑफ द टाइप 6k प्लस माइनस 1, है ना। ये भी मैंने प्रॉपर्टी बता दी है कि ये 2 और 3 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं दे ऑल ऑफ द फॉर्म 6k प्लस माइनस 1। तो 2 डिजिट नंबर सारे तो बिल्कुल होंगे डेफिनेटली इस टाइप के। तो ये मेरा ये भी गलत नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब बचे ये दो, है ना, 2 4 3 8 1 इतने 0 7 0 1 इज ए प्राइम, ये प्राइम नंबर है क्या।
अब पता कैसे करें कि ये प्राइम नंबर है ना? कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर इसको ऐसा करो 6 से डिवाइड करके देख लो, और 6 के +1 टाइप या -1 टाइप का हो तो पता लग जाएगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, है ना? यानी कोई नंबर 6 के प्लस या -1 टाइप का है तो वो प्राइम नंबर होगा। एक एग्जांपल, के को 4 लेके देखते हैं। 6 4 जा कितना? 24, और यदि मैं प्लस ले लूँ तो 24 + 1 25, विच इज नॉट ए प्राइम नंबर। वंस अगेन कंफ्यूज मत होना, कोई नंबर प्राइम है तो वो 6 के +-1 टाइप का होगा, पर उल्टा सही नहीं है कि कोई नंबर 6 के +-1 टाइप का हो तो वो प्राइम नंबर होगा। नो, ये कोई लॉजिक नहीं है, इस तरह से अपन नहीं कर सकते चीज़ों को। अब ये जो मेरा नंबर है, ये आखिर चेक करें कैसे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। बहुत ही लॉजिकल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में किस तरह से हमारा एक ऑप्शन किसी दूसरे ऑप्शन की हेल्प करता है वो आप देखो, बहुत ब्यूटीफुल अप्रोच है इसका। अब ये जो नंबर है मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरह से लिखने का ट्राई कर रहा हूँ। ये 243 और उसके बाद में 10 जीरो लिख रहा हूँ, लगा रहा हूँ। फिर यहाँ लिख रहा हूँ मैं 81, देन 80, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1। अब आप इन सबको ऐड करके देखो क्या मिलता है आपको। वही मिलता है 243 81, देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1। ये इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ये नंबर है ये इन तीनों का सम है। आर यू एग्री विद दिस? और ये जो मेरा फर्स्ट नंबर है 243 और इतने 0 10 0, 243 को देख के कुछ स्पेशलिटीज की याद आई। ये 3 का कोई पावर होता है क्या? यस, 3 का पावर होता है ये 5। 3 पावर 5 होता है 243, और इसके आगे 10 जीरो हैं, तो कैन आई से ये नंबर मेरा 300 पावर 5 है। आप अच्छे से सोच के देख लो, डेफिनेटली इट इज ट्रू। प्लस ये 81 के ऊपर इतने सारे जीरो हैं, 80, ये भी 3 की पावर 4 होता है 81, कैन आई से ये 300 की पावर 4 है। और ये मेरा +1 में एज इट इज लिख देता हूँ। इसका मतलब ये जो मेरा इतना बड़ा नंबर था वो मेरा ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और आप अच्छे से देखो, ये वैसा ही दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में जो ये दिया था, x पावर 5 + x पावर 4 + 1। और यदि ये चीज़ किसी इस टाइप की चीज़ से डिविजिबल है, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा? 300² + 300 + 1। उससे मुझे मतलब नहीं है किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा, ये इंपॉर्टेंट है किसी से। और यदि ये किसी से डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो ये थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है, और यही पूछा था कौन सा फॉल्स है। दिस इज माय आंसर। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ मेरा इस सेशन का मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में नंबर्स की दुनिया के कुछ और चीज़ों से मुलाकात आपसे करेंगे। बहुत अच्छे चीज़ें अपन सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई एंड नहीं, इतना नंबर्स होता है कि मैं 10 लेक्चर 20 लेक्चर भी कर दूं तब भी ऐसा लगेगा यार कुछ और हो सकता है, कुछ और बच सकता है। चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।